हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया है और गुलाम वंश की समाप्ति होती है। उसके बाद एक नया वंश आता है जिसको हम लोग खिलजी वंश कहते हैं। तो खिलजी वंश की शुरुआत हम लोग आज से करेंगे। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश या जिसको दास वंश या जिसी को मामलुक वंश कहते हैं उसने शासन किया। फिर जब गुलाम वंश की समाप्ति हुई तो आता है खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक रहेगा, लगभग 30 वर्षों तक का शासनकाल रहता है खिलजी वंश का। इसके बारे में हम लोग आज शुरुआत करेंगे और एक महत्वपूर्ण युग की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग जिसने भारतीय राजनीति और प्रशासन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। तो परिवर्तन कैसे हैं इसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वंश है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जलालुद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट शासक रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ अन्य छोटे छोटे सुल्तानों के बारे में भी पढ़ेंगे। खिलजी क्रांति। अब खिलजी वंश की स्थापना को हम लोग खिलजी क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रांति जब होती है तो अमूल चूल परिवर्तन आता है, यानी एकदम से तख्ता पलट हो जाता है। तो खिलजी वंश की स्थापना में ऐसा क्या हुआ कि हम इसको खिलजी क्रांति कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। सत्ता संरचना में अमूल चूल परिवर्तन। अमूल चूल का मतलब एकदम बेसिक से परिवर्तन। ठीक है, तो वो परिवर्तन क्या था इसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं, फिर समझ में आएगा कि खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं। खिलजी क्रांति का सार। खिलजी क्रांति से तात्पर्य है सत्ता पर तुर्की अमीर वर्ग के एकाधिकार की समाप्ति। जो तुर्की अमीर वर्ग था उसकी समाप्ति हो गई। यह सल्तनत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था जब सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ। अब श्रेष्ठ पद जातीय और नस्लीय आधार पर नहीं अपितु योग्यता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते थे। पहला परिवर्तन क्या हुआ समझिए। गुलाम वंश में क्या था कि जो पद दिए जाते थे वो नस्लीय और जातीय आधार पर दिए जाते थे। यानी अगर आप तुर्क हैं, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए हैं, तो आपको पद, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा दी जाएगी। जातीय और नस्लीय आधार पर पहले दिया जाता था। लेकिन खिलजी वंश में क्या होता है कि आप अपने योग्यता के बल पर पद प्राप्त कर सकते हैं। यानी अब नस्लीय और जातीयता समाप्त हो गई है। ठीक है, क्योंकि जो गुलाम वंश के तुर्क शासक हैं वो अपने आप को उच्च वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग का समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ उच्च तुर्क समझते हैं, और खिलजियों को निम्न तुर्क माना जाता है। तो यानी जो सत्ता थी वो अब उच्च तुर्क से हट करके निम्न तुर्कों के हाथ में आ गई। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी परिवर्तन कहा गया। इसलिए इसको खिलजी क्रांति कहते हैं। ठीक है, बलबन का राजत्व सिद्धांत जो कि रक्त की शुद्धता एवं उच्च कुलीनता पर आधारित था। मैंने आपको बलबन के बारे में पढ़ाया ही। गुलाम वंश का शासक था, वो अपने आप को क्या कहता था? बहुत ही शुद्ध कहता था। एक रक्त की शुद्धता व उच्च कुलीनता पर यकीन करता था। उसका मानना था कि हम जैसे लोगों को, यानी सुल्तान जैसे लोगों को, अमीर जैसे लोगों को निम्न वर्ग के व्यक्तियों से बात नहीं करनी चाहिए। जब बलबन निम्न वर्ग के व्यक्तियों को देखता था तो उसका हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता था। यानी निम्न वर्ग से बहुत दूरी बना के रखता था बलबन। तो वो गुलाम वंश का था। तो गुलाम वंश में क्या था? वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो खिलजी काल में पूर्णतः ये चीज़ें समाप्त हो गई। इस परिवर्तन ने प्रशासन के द्वारा विभिन्न जातीय समूहों के लिए खोल दिए। अब जो प्रशासन है, जो पद है, सेना है, उनमें सभी जातियों के लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब कुलीन माने जाने वाले तुर्क ही रहेंगे, निम्न तुर्क भी आ सकते हैं, अन्य जातियां भी आ सकती हैं। अब परिवर्तन को अगर हम लोग बिंदुओं के रूप में देखें तो जैसे स्थानीय भागीदारी। प्रशासन में व्यापक स्थानीय भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। यानी सभी तरह के लोग उसमें भागीदार हो सकते हैं। गैर तुर्कों का समावेश सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्रांति क्यों कहते हैं?
क्योंकि अब गैर तुर्कों का समावेश भी हो सकता है। खिलजी सुल्तान भी तुर्क थे, ऐसा नहीं कि ये तुर्क नहीं है, ये भी तुर्क हैं, लेकिन उन्होंने गैर तुर्कों को भी प्रशासन में शामिल किया। यानी ऐसे लोग जो तुर्क नहीं हैं वह भी अब प्रशासन में आ सकते हैं। साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में उग्र व प्रबल परिवर्तन हुए। योग्यता आधारित व्यवस्था, यानी पदों की नियुक्ति में वंश के स्थान पर अब योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इतिहासकार मोहम्मद हबीब और आरपी त्रिपाठी ने इन व्यापक परिवर्तनों को खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है, जो इस युग के महत्व को रेखांकित करता है। तो किसने किसने इन सारे परिवर्तनों के आधार पर खिलजी वंश को खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है? मोहम्मद हबीब और आरपी त्रिपाठी। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। इसका शासनकाल 1290 से 1296 यानी 6 वर्षों तक था और ये एक उदार शासक था। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसने गुलाम वंश के शासकों की हत्या करके शासन सत्ता छीनी थी। जैसे कैकुबाद की हत्या करवाई, कैखुसरो की हत्या करवाई, फिर क्यूमर्स की हत्या करवाई, फिर स्वयं शासक बन गया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रारंभिक जीवन इसका कैसा था? ये कैकुबाद का आरिच ए मुमालिक था, सैन्य प्रमुख था। कैकुबाद मैंने आपको बताया था बलबन का एक उत्तराधिकारी था, पौत्र था। तो कैकुबाद का ये क्या था? सैन्य प्रमुख था, यानी आरिच ए मुमालिक था। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी एवं बरन का राज्यपाल भी बनाया था। बरन मतलब बुलंदशहर। तो कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को बुलंदशहर का राज्यपाल बनाया था और उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान भी बनाया था। सत्ता प्राप्ति, दूसरा हम लोग देखते हैं सत्ता प्राप्ति। कोतवाल फखरुद्दीन के आमंत्रण पर जलालुद्दीन दिल्ली आया। किसके आमंत्रण पर? याद रखिएगा, कोतवाल फखरुद्दीन के आमंत्रण पर जलालुद्दीन दिल्ली आया। उसने 1290 में किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। यह महल कैकुबाद द्वारा निर्मित था। तो कैकुबाद ने किलोखरी के महल का निर्माण करवाया था, उसी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। फिर तीसरा पॉइंट, ऐतिहासिक घोषणा। जलालुद्दीन ने सर्वप्रथम घोषणा किया कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य हो ही नहीं सकता। यह उसकी उदार और व्यवहारिक सोच का प्रमाण है। फिर चौथा पॉइंट, शासनकाल। 6 वर्षों का शासनकाल था। इस दौरान उसने उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाई, जो उस युग में अद्वितीय है, यानी बहुत ही उदार शासक था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो यह मानता था कि राज्य जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। इसने क्या कहा? याद रखिएगा, इसने कहा कि जो राज्य है उसका शासन प्रशासन कैसे चलना चाहिए? जैसे जनता चाहती है, यानी जनता की इच्छा पर राज्य होना चाहिए। वह एक उदार निरंकुशवादी शासक था जिसने अपनी नीतियों में मानवीयता को प्राथमिकता दी। इसने धर्म को प्राथमिकता नहीं दी। किसे प्राथमिकता दी? मानवीयता को। जलालुद्दीन की उदार नीतियां और शक्ति और सहिष्णुता का संगम। अब देखते हैं इसकी उदार नीतियां कैसी थीं। तो सबसे पहले धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। जलालुद्दीन उदार प्रवृत्ति का सुल्तान था। विरोधियों के प्रति उसने अपेक्षाकृत नरम नीति अपनाई। वह अक्सर कहता था कि मुसलमानों का रक्त बहाने की उसकी आदत नहीं है। यह कथन उसके शासनकाल की मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, तो रक्त में विश्वास नहीं करता था। रक्त और लौह की नीति को उसने त्याग दिया था। इसके पहले अगर बलबन को देखें तो रक्त और लौह की नीति अपनाया था, तो उस नीति को किसने त्यागा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी त्याग देता है। रणथंभौर अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, इसको याद रखना। जलालुद्दीन ने रणथंभौर की घेराबंदी की 1291-92 में 2 बार। ठीक है, प्रथम 91 में, दूसरा 92 में। परंतु उसे यह कहते हुए घेरा हटा लिया कि वह एक मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत से ऐसे 100 किलो से ज़्यादा समझता है। उसने कहा
कि एक मुसलमान के सिर की बाल की कीमत है वो ऐसे 100 किलो से ज़्यादा है। सॉरी, यानी कि एक बाल ना उखड़ने पाए मुसलमान का, भले ही 100 किले छोड़ने पड़े। तो इसने जो है घेरा हटा लिया, कहा हम किले नहीं जीतेंगे, क्योंकि अगर किले जीतने में लगेंगे तो कत्लेआम होगा, तो मुसलमानों का खून बहेगा। तो इसने जो है कहा कि भाई एक मुसलमान के सिर का एक बाल, उसकी जो कीमत है वो 100 किलो से ज़्यादा है। किले का मतलब क्या होता है? दुर्ग। यहाँ किलो का मतलब किलोग्राम मत समझना, किलो का मतलब दुर्ग। मंगोल नीति। अब जलालुद्दीन ने मंगोलों के प्रति भी उदारता की नीति अपनाई और अपनी एक पुत्री का विवाह चंगेज़ खां के वंशज मंगोल सरदार उलुग खां के साथ कर दिया। चंगेज़ खां का एक वंशज था मंगोल शासक उलुग खां, उससे जो है अपनी एक पुत्री का विवाह कर दिया। उलुग खां व उसके मंगोल अनुयायियों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया। उलुग खां के साथ जो मंगोल आक्रमणकारी आए थे उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया और वे नवीन मुसलमान कहलाए। दिल्ली के आसपास मुगलपुरी बस्ती बसाई उन्होंने। तो ये याद रखिएगा, नवीन मुसलमान किससे रिलेटेड हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल से। उलुग खां एक मंगोल आक्रमणकारी था, उससे अपनी बेटी की शादी किसने कराई? जलालुद्दीन खिलजी ने। और उलुग खां के नेतृत्व में लगभग 4 से 5 हज़ार मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बस गए। उसी को मंगोलपुरी या मुगलपुरा कहते हैं। विशेष घटना। रणथंबोर अभियान के समय ताजुद्दीन कूची ने सुल्तान जलालुद्दीन को मारने की योजना बनाई, लेकिन जलालुद्दीन की उदारता के कारण उसको माफ़ कर दिया गया। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी को मारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जलालुद्दीन को पता चला, फिर भी उसने माफ़ कर दिया। यह घटना उसकी क्षमाशील प्रवृत्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे लगता है कि वो उदार शासक था, क्योंकि उसने क्षमा कर दिया। यही अगर बलबन होता तो हाथ पैर सिर कटवा देता। आगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे, वो भी बहुत क्रूर शासक रहता है। विद्रोह और चुनौतियाँ। जलालुद्दीन के शासनकाल की कठिनाइयाँ। अब कौन कौन से विद्रोह में? सबसे पहले मलिक छज्जू का विद्रोह देखते 1290 में। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था मलिक छज्जू। कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, वहाँ का एक सूबेदार था मलिक छज्जू, किसली खान भी बोलते हैं। इसने जो है 1290 में विद्रोह किया। वह स्वयं को सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि से विभूषित किया। यह जलालुद्दीन के शासनकाल की प्रथम गंभीर चुनौती थी। ठीक है, मलिक छज्जू का विद्रोह। फिर दूसरा सीदी मौला का प्रकरण। जलालुद्दीन ने ईरानी फ़कीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। सीदी मौला प्रसिद्ध सूफी संत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर के शिष्य थे। यह घटना उसके चरित्र के विपरीत थी और राजनीतिक कारणों से प्रेरित थी। ठीक है, तो सीदी मौला एक प्रकार से सूफी संत थे, फ़कीर थे। इनको जो है हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर है तीसरा पॉइंट, अलाउद्दीन का उत्कर्ष। कड़ा मानिकपुर के सूबेदार अलाउद्दीन ने जब 1292 में मालवा में भिलसा के दुर्ग की लूट की, तब जलालुद्दीन ने प्रसन्न होकर अवध को इक़्तिदारी दे दी। यह निर्णय बाद में घातक सिद्ध हुआ। तो पहले कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन था? मलिक छज्जू। इसने विद्रोह किया 1290 में, फिर इसका विद्रोह का दमन किया गया और अब यहाँ का सूबेदार किसे बना दिया गया? अलाउद्दीन को। ये अलाउद्दीन कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था। तो इसको कड़ा मानिकपुर की जागीर दे दी गई। दक्षिण भारत में प्रथम अभियान, ये याद रखने की बात है। दक्षिण भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन के समय 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ। तो दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, लेकिन किया किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ, लेकिन किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। शासक कौन है? शासक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा है इस अभियान का? वो अलाउद्दीन कर रहा है। कब हुआ? 1296 में। किसके खिलाफ? दक्षिण में एक देवगिरी है, वहाँ के शासक रामचंद्र देव थे,
उन पर ये आक्रमण किया गया, अत्यंत सफल रहा और अलाउद्दीन को अपार संपदा मिली। ये जो पद्मावत मूवी है उसमें आप इसको देख सकते हैं, इस सीन को अच्छे से दिखाया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जलालुद्दीन ने दिल्ली लखनऊती के मध्य फैले जंगलों को साफ करा के डाकुओं, ठगों, लुटेरों से रक्षा की। इससे व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा में भी वृद्धि हुई। जलालुद्दीन का पतन, विश्वासघात की कहानी। तो पहला हम देखते हैं देवगिरी अभियान की सफलता। अलाउद्दीन ने 1296 में देवगिरी पर सफल अभियान किया और अपार धन संपत्ति लूटकर लाया। इस विजय ने उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। दूसरा क्या है? कड़ा में षड्यंत्र। अब चूंकि जब अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दक्षिण भारत यानी देवगिरी को लूट कर आता है और अपार धन संपदा लाता है, तो ये सीधे दिल्ली नहीं जाता, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास नहीं जाता है, बल्कि ये बीच में कहाँ रुक जाता है? इलाहाबाद में रुक जाता है, यानी कड़ा मानिकपुर में रुक जाता है और वहाँ पर अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इससे मिलने के लिए जाते हैं और वहीं पे षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देता है अपने चाचा की। तो अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन को कड़ा आने का आमंत्रण दिया। उसने कहा कि वह देवगिरी से लाई गई संपत्ति दिखाना चाहता है और सुल्तान के चरणों में अर्पित करना चाहता है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सुल्तान, मैं देवगिरी से बहुत सारा माल लूट के लाया हूँ और आपको देना चाहता हूँ। आप आइए, कड़ा मानिकपुर में आपका स्वागत है और मैं आपको ये अर्पित करना चाहता हूँ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी वहाँ से चलते हैं, ये सोचते हुए कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा है और अब हम अलाउद्दीन को लूट लेंगे, लेकिन यहाँ पे विपरीत हो जाता है। जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन ने 1296 में कड़ा मानिकपुर में गंगा नदी के तट पर छलपूर्वक वध कर दिया, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर विश्वासघातों में से एक था। इसके बाद क्या हो, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अंत हो गया। किसने किया? उसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने। परिवार का विनाश। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खां समेत उसके परिवार के सभी सदस्यों को निर्दयतापूर्वक कत्ल कर दिया। इससे खिलजी वंश में एक नए अधिक क्रूर युग की शुरुआत हुई। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो उदार शासक था, तो उसका युग उदारता का युग था, लेकिन अब उसकी हत्या हो गई तो अब एक क्रूर युग की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो एक प्रकार से जो उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो बहुत क्रूर शासक होगा, तो उसके युग की शुरुआत हो गई। जलालुद्दीन की उदारता उसकी कमजोरी बन गई। उसने जिस भतीजे पर विश्वास किया उसी ने उसके विश्वास को तोड़ते हुए उसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी की विधवा मल्लिका जहां ने अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली का सिंहासन घोषित कर दिया, परंतु अलाउद्दीन की शक्ति के समक्ष यह प्रयास विफल रहा। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो पत्नी थी, जिनको मल्लिका जहां कहा गया, उसने अपने एक पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है, लेकिन उसकी यह योजना असफल रही और उनको जो है दिल्ली छोड़कर भागना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं जलालुद्दीन के प्रशासन और सुधार के बारे में। तो दीवान वकूफ़ की स्थापना। जलालुद्दीन खिलजी ने एक विभाग बनाया जिसको दीवान वकूफ़ कहते हैं। यह विभाग धार्मिक और दानशील संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। इस प्रकार का विभाग दिल्ली सल्तनत में पहली बार बनाया गया था, यानी धर्म विभाग एक प्रकार से था, दान वगैरह इससे दिया जाता था। तो दीवान वकूफ़ की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। अमीर हाजिब की नियुक्ति। जलालुद्दीन खिलजी ने निकट संबंधी मलिक अहमद चप को अमीर हाजिब के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। मलिक अहमद चप को, ठीक है, अमीर हाजिब बनाया।
अहमद चप जो था ये जलालुद्दीन के परिवार का सबसे बड़ा और शक्तिशाली समर्थक था, दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सुरक्षा सुधार क्या किया? दिल्ली लखनऊती के मध्य फैले घने जंगलों को साफ करके यात्रियों, व्यापारियों को डाकुओं, ठगों और लुटेरों से रक्षा प्रदान की। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। और क्या काम किया? प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? नयन जैनी ये प्रशासनिक अधिकारी था। अमीर खुसरो शाही पुस्तकालय अध्यक्ष था। ख्वाजा खातिर ये वजीर था। ख्वाजा खातिर याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वजीर कौन था? ख्वाजा खातिर। विशेष उपाधियाँ तो जैसे कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कौन कौन सी उपाधियाँ दी थी? शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। ठीक है, ये याद रखना। सुल्तान मुगीसुद्दीन जो था, इसकी उपाधि किसने ली थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय? मलिक छज्जू ने। अगर यही पूछे बलबन के समय किसने मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की थी, तो तुगरिल खां था। रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि किसने ली? कद्र खां ने ली। जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है तो उसकी माँ कद्र खां की माँ जो है, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पत्नी मल्लिका जहाँ जो है, वे कद्र खां को शासक बना देती हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह की उपाधि दे करके, रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह। ठीक। प्रशासनिक क्षेत्र में क्या काम किया? तो ये जलालुद्दीन जो था बरन का राजपाल था। समाना की सीमा का प्रमुख था। समाना यानी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। कड़ा मानीपुर का भी सूबेदार था। जलालुद्दीन का दरबार विद्वानों और कलाकारों का संरक्षण। अमीर खुसरो जो था वो जलालुद्दीन के समय में भी शाही पुस्तकालय अध्यक्ष था, यानी शाही पुस्तकालय जो होता था, लाइब्रेरी होता था, उसका अध्यक्ष था। वे महान सूफी संत, कवि, संगीतकार, विद्वान थे। उन्होंने फारसी, हिंदवी दोनों भाषाओं में रचनाएं की। जलालुद्दीन के उदार दरबार में उन्होंने अपनी प्रतिभा को विकसित करने का पूरा अवसर प्राप्त किया। ख्वाजा खातिर। ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन का वजीर था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, एक कुशल प्रशासक, नीति निर्माता था। उसने सुल्तान की उदार नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सलाह पर, सुल्तान की सलाह पर, उनकी सलाह पर जलालुद्दीन ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। जैसे अमीर खुसरो क्या था? ये पुस्तकालय का अध्यक्ष था जलालुद्दीन के समय। ख्वाजा खातिर प्रधानमंत्री था। नयन जैनी क्या था? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी था। ठीक है, न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में मदद करता था। जलालुद्दीन के दरबार में विभिन्न धर्मों के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त करना उसकी उदार और समावेशी नीति का परिणाम है। जलालुद्दीन का ऐतिहासिक महत्व, मूल्यांकन और विरासत। सकारात्मक योगदान। राजनीतिक दर्शन। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। अब याद रखना, प्रथम जहाँ पे आ जाए वो याद रखना है। तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो मानता था कि राज्य की इच्छा पर, कि जो राज्य है वो जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। यह विचार उस युग के लिए अत्यंत प्रगतिशील था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का मानना था कि राज्य जो है वो जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता। उसने यह घोषित किया कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी पूर्ण इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। यह व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण था। भाई उसका भी मानना था कि जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी तरह से इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अधिकांश यानी 80 से 90% जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की है। तो अगर हम सभी लोग को धर्म परिवर्तन में बदलना चाहेंगे, धर्म परिवर्तित कराना चाहेंगे, तो ये तो मुमकिन है नहीं। इससे क्या होगा? विद्रोह होगा। और मान लीजिए अगर जलालुद्दीन खिलजी जो है वो हिंदुओं को ये ऑप्शन दें कि या तो आप धर्म परिवर्तित कीजिए या तो मृत्यु को स्वीकार कीजिए, तो धर्म परिवर्तन तो इतने लोगों का संभव नहीं था। अगर सबको मार ही डालेगा जलालुद्दीन खिलजी तो फिर शासन किस पे करेगा? ये भी तो है, क्योंकि सारा कृषि व्यापार सब कुछ हिंदुओं के हाथ में था। तो इसलिए जलालुद्दीन खिलजी जो है
वो इस बात को समझता था कि सही अर्थों में व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक राज्य नहीं बनाया जा सकता। मानवीय शासन, उसने कहा कि मुसलमानों का रक्त बहाने की उसकी आदत नहीं है। यह कथन उसकी मानवीय और उदार प्रकृति को दर्शाता है। मैंने आपको पढ़ा ही था कि वो कहता था कि मुसलमान के एक बाल की जो कीमत है वो 100 किलो से ज़्यादा है, यानी 100 दुर्गों से ज़्यादा है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, अब इसकी आलोचना भी की जाती है कि सुल्तान को इतना उदार भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विद्रोह हुए और एक धोखे से ही इसकी मृत्यु भी हुई। तो नरम नीति इसकी कमजोरी थी। विरोधियों के प्रति उसकी अत्यधिक उदार नीति को कमजोरी के रूप में देखा गया। ताजुद्दीन कूची जैसे षड्यंत्रकारियों को माफ़ करना राजनीतिक दृष्टि से एक भूल थी, उचित नहीं था ये। परिवार पर अत्यधिक विश्वास, अब जैसे अपने भतीजे अलाउद्दीन पर अंधविश्वास करना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। देवगिरी की लूट के बाद उसने अलाउद्दीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण नहीं रखा और उसकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई। सैन्य अभियानों में अनिर्णय, रणथंभौर की घेरेबंदी को बीच में छोड़ना उसकी सैन्य नीति की कमजोरी को दर्शाता है। रणथंभौर का घेरा डाला था 2 बार, लेकिन एक बार भी जीता नहीं उसको, क्योंकि वो चाहता था कि मुसलमानों का एक भी बूंद रक्त न बहे। तो ये ठीक नहीं था, एक प्रकार से उसकी कमजोरी को दर्शाता है, सैन्य नीति की कमजोरी। जलालुद्दीन खिलजी एक निरंकुशवादी उदार शासक था जिसने मानवता और उदारता को शासन का आधार बनाया। यद्यपि उसकी नीतियों में कुछ कमजोरियां थीं, परंतु उसने खिलजी वंश की नींव रखी और नए युग की शुरुआत की जिसमें योग्यता को वंश से अधिक महत्व दिया गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। खिलजी वंश की शुरुआत हो गई। जलालुद्दीन खिलजी की विरासत क्या है? सबसे पहले खिलजी क्रांति हुई, यानी खिलजी वंश की स्थापना हुई। योग्यता आधारित प्रशासन शुरू हुआ। धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की नींव रखी। एक प्रकार से दिल्ली प्रशासन में किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। स्थानीय भागीदारी और समावेशी नीतियों को अपनाया। दिल्ली सल्तनत में नए युग की स्थापना। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में महत्वपूर्ण संक्रमण काल था। उसने तुर्की अमीरों के एकाधिकार को तोड़ते हुए अत्यधिक समावेशी और योग्यता आधारित प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। यद्यपि उसकी उदार नीतियों को कुछ इतिहासकारों ने कमजोरी के रूप में देखा। ठीक है, बहुत सारे शासक ऐसे थे जिनका यह मानना था कि ये उसकी कमज़ोर नीतियां हैं, परंतु वास्तव में वह एक दूरदर्शी शासक था जो समझता था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में केवल कठोरता से शासन नहीं किया जा सकता। उसकी हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता संभाली और बिल्कुल विपरीत शासन शैली अपनाई, परंतु अलाउद्दीन द्वारा स्थापित खिलजी क्रांति के मूल सिद्धांत, योग आधारित नियुक्तियों और गैर तुर्कों का समावेश खिलजी वंश की पहचान बनी रही। तो ये खिलजी वंश पे पहला वीडियो था जिसमें हम लोगों ने खिलजी वंश की स्थापना से लेकर के जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल को देखा। अब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी है, तो आगे शासक सुल्तान कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। और हम लोग अगले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।